रामपुर की रणभूमि में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ हैं अब्दुल्ला आजम। इनसे सवाल करेंगे रामपुर पर, स्वार पर और पूरी विधानसभा पर कि आखिर समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी किस रूप में लड़ रही है इनसे चुनाव। ये बताइए आजम साहब, आपके वालिद साहब जेल में हैं, समाजवादी पार्टी के संस्थापक, गरजते ऐसे रहे हैं वो कि समाजवादी पार्टी की जब से स्थापना हुई है, मुझे याद है ये पहला ऐसा चुनाव होगा कि वो कहीं भाषण नहीं दे रहे हैं, लेकिन जब वो बोलते हैं तो उसकी गूंज पूरे उत्तर प्रदेश में सुनाई पड़ती थी और वोटों में कन्वर्ट होता था। देखिए, हम क्रिमिनल नहीं हैं, हम माफिया नहीं हैं। गुजरे हुए 3 सालों से पहले हमारे ऊपर कोई FIR तो क्या NCR भी नहीं थी, और अपराधी बना दिए गए, चोर बना दिए गए, फ्रॉड बना दिए गए, चीटर बना दिए गए, लैंड माफिया बना दिए गए, ज़बरदस्ती जेल में डाल दिया पूरे परिवार को 350 मुकदमे कैद में मुलजिम बनाकर। अब अगर ऐसे ही चीज़ें चलेंगी तो इसमें क्या ही कहा जा सकता है। जहाँ तक बात है आज़म साहब की, जो हालात हैं आपको वो मालूम है, जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है ये भी आपको मालूम है, दुनिया जानती है, देश जानता है, प्रदेश जानता है। उम्मीद ही कर सकते हैं कि वो जल्द से जल्द बाहर आएंगे और आपको वही तकरीरें दोबारा सुनने का मौका मिलेगा। देखिए, ये पहला चुनाव है, आप भी विधायक हैं, तो ऐसे में जब आजम खां साहब बाहर रहते थे तो समाजवादी पार्टी को बहुत फायदा मिलता था। समाजवादी पार्टी को वो फायदा क्या अब मिल पाएगा कि जेल में बंद है आजम खां साहब? आज़म साहब की जहाँ तक बात है, मैं आपको ये बताऊं, आज़म साहब किसी एक इंसान का नाम नहीं है कि आप किसी एक इंसान को जेल में डाल देंगे या जेल में बंद कर देंगे और ये सोच लेंगे कि उस पर यकीन रखने वाले लोग, उसको मानने वाले लोग, उस पर भरोसा करने वाले इंसान, या जो एक विज़न आज़म साहब का है वो किसी जेल में कैद हो जाएगा। वो विज़न, वो मैसेज लोगों के बीच है, वो मैसेज, वो विज़न और वो तहरीक अपना काम कर रही है। जहाँ तक रामपुर की बात है, रामपुर से आज़म साहब का रिश्ता, मैं यहीं का, मतलब पैदाइश मेरी लखनऊ में हुई, उसके बाद इतना वक्त यहाँ ज़िंदगी गुजारी, आज़म साहब की पूरी ज़िंदगी यहाँ गुजरी। रामपुर को अगर हम ये कहें कि ये हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है तो ये बात गलत होगी। रामपुर परिवार है, क्योंकि 40 सालों से इसी परिवार ने, इसी शहर ने, इसी ज़िले ने हमें सब कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है। उस मालिक का करम रहा, लोगों का प्यार रहा कि आज़म साहब 9 बार यहाँ से विधायक बने, दूसरी बार सांसद रहे, मेरी वालदा MLA हैं। तो लोग इस बात का अच्छा नहीं मान रहे कि आप, अगर कोई आपका पॉलिटिकल अपोनेंट है जो आपकी विचारधारा में यकीन नहीं रखता, जो आपके विचारों से मतभेद रखता है, जो आपके आगे झुक नहीं रहा या आपसे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा या ऐसा नहीं कर रहा कुछ जिससे आपको फ़ायदा हो, तो आप उसके पूरे परिवार को बर्बाद कर देंगे, आप उसके पूरे शहर को बर्बाद कर देंगे, आप उसके पूरे ज़िले को बर्बाद कर देंगे, आप उसके पूरे ख़ानदान को नेस्त व नाबूद करने की कसम खा लेंगे। तो जिन लोगों को, और जो आज़म साहब को मानने वाले लोग हैं, जो उन पे करते हैं, उन्हें उनका मैसेज मिल चुका है। वो जानते हैं कि जो हो रहा है वो एक ज़्यादती है, और उस ज़्यादती के ख़िलाफ़ वो रामपुर में 14 तारीख़ को अपनी राय देंगे, और बाकी उत्तर प्रदेश में भी जहाँ पर जब चुनाव होगा तो BJP को ये बात बाद में ज़रूर महसूस होगी कि किसी इंसान को, किसी बेगुनाह इंसान को जेल में बंद करने की कोई अच्छा नहीं मानता, इसका बुरा मानता है। आप ये कह रहे हैं कि आजम खां बनकर पूरे रामपुर की जनता चुनाव लड़ रही है? जी, मैं यहाँ पर लोगों का, आज़म साहब से वास्ता मेरी उम्र से ज़्यादा है, मतलब मेरी उम्र से ज़्यादा, मतलब मेरी उम्र से भी करीबन 10-12 साल पहले से, जब मेरी पैदाइश हुई थी उससे पहले से वो यहाँ के MLA हैं। जो लोग उनके साथ तब से हैं वो आज तक हैं। तो वो लोग, उनका रिश्ता, उनके ताल्लुकात, उनके यादें, उनके साथ गुजारा हर पल, उनकी नसीहत उन लोगों के साथ मेरे बताने से पहले से मौजूद है। पहले से लोग हमें जिक्र कर रहे थे, बता रहे थे कि अब्दुल्ला से आजम खां कहते हैं कि भाई सुनो अब्दुल्ला, जब तुम पैदा नहीं हुए थे तब से ये लोग हमारे साथ खड़े हैं, इसलिए इनका ख्याल ज़रूर करना, इनका अदब ज़रूर करना, इनका सम्मान ज़रूर करना। यहाँ पर इलेक्शन एक वोटर और एक कैंडिडेट का नहीं है, यहाँ पर इलेक्शन एक घरवाले का अपने घर में है।
एक परिवार का सदस्य, एक परिवार का सदस्य अपने परिवार में चुनाव लड़ रहा है। रामपुर में जो डेवलपमेंट का काम हुआ, जो अभी हम लोग सड़कों पे चल रहे हैं, जरा कैमरामैन से कहूंगा सड़कों को भी दिखाएं कि जो ये सड़कें हैं, और नगर विकास मंत्री के तौर पर जो आजम साहब ने काम किया, यहाँ पर बाउंड्री देख रहा हूँ, यहाँ बहुत सारे मैं हॉस्पिटल देख रहा हूँ, शिक्षा के केंद्र देख रहा हूँ, सड़कें, ये सब जो बेहतरी है, क्या आजम खां इस बार चुनाव मौजूद रहे कि नहीं लड़ रहे हैं, अब्दुल्ला लड़ रहे हैं, तो पूरी जनता आपने कहा कि उनके साथ है, तो क्या रिजल्ट होगा? शायद यही सब करने की सज़ा मिली। अगर ये सब कुछ नहीं किया होता और लोगों के बीच सिर्फ नफ़रत बांटी होती और नफ़रत फैलाई होती और हम भी वही काम करते जो बहुत से और लोग करते हैं, तो शायद मेरे परिवार का, इस ज़िले का, इस शहर के लोगों का वो हाल नहीं होता गुज़रे 3 सालों में जो हुआ है। और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि आज़म साहब की गैर मौजूदगी में, देखिए जो काम होता है वो काम मौजूद है, लोग जानते हैं किसने काम किया है और कौन काम करेगा। तो आप ये कह रहे हैं कि जो विकास का काम किया, जो डेवलपमेंट का काम किया, उसी की सज़ा मिल रही है? जाहिर सी बात है। आपको हम माफिया कहाँ से दिखे, आपको हम गुंडे बदमाश कहाँ से दिखे? कोई हथियारबंद आदमी हमारे आसपास आपको चलता दिखा, हमारे परिवार में या कहीं पर कोई आदमी आपको चलता दिखा? हम बेगुनाह बेमकसद सिर्फ अपने इलेक्शन का मुद्दा बनाने के लिए एक परिवार को आपने माफिया डिक्लेयर कर दिया, एक परिवार को आपने 350 मुकदमों का मुलजिम बना दिया। ये कहाँ का इंसाफ हुआ? आप तो खुद बताइए कि आप सुबह से यहाँ थे, आपने कितने यहाँ पर मेरे घर पर थे, मेरे घर पर आपने कितने गुंडे और बदमाश देख लिए, मेरे घर पर आपने कितने हथियार देख लिए, मेरे घर पर आपने कितने ऐसे लोग देख लिए जो क्रिमिनल्स हो। मेरी माँ जो प्रोफेसर रहीं 40 साल, बच्चों को पढ़ाया, फिर मैं पार्लियामेंट हो गई, फिर एमएलए हैं अभी भी, और वो भूमाफिया हो गई, वो 10 महीने तक एक तन्हाई में कैद कर ली गई। मेरे वालिद जो 40 साल से करीबन इतना लंबा पॉलिटिकल कैरियर है, मैं एमटेक हूँ, मैंने इलेक्शन लड़ा, एमएलए हुआ, उसके बाद जो भी हुआ मेरे साथ, मैं क्योंकि मामला अभी कोर्ट में है, मैं इसलिए बहुत ज़्यादा उसके ऊपर नहीं बोल रहा हूँ। हम आपको कहाँ से माफिया दिखे? तो आपको लगता है कि आप भी जेल में थे, पिता भी जेल में है? जी, मैं तो आपसे कह रहा हूँ, आप एक इंसिडेंट बता दीजिए आज़म साहब की पूरी पॉलिटिकल जो उनका सफ़र है, कि उससे ये साबित होता हो कि आज़म खान साहब माफिया हैं। एक इंसिडेंट बता दीजिए, कहीं एक झगड़ा हुआ हो। एक 307 का और यूनिवर्सिटी कब्जा करके बनाने का जो आरोप है, जो ढहा दिया गया, कब्जा करने का हमारे ऊपर आरोप तो भैंस चोरी का भी है, हमारे ऊपर आरोप तो बकरी चोरी का भी है, हमारे ऊपर आरोप तो मिट्टी चोरी का भी है, पेड़ चोरी का भी है, शराब की बोतल चुराने का भी है। आज़म साहब के मंत्री रहते हुए 16,600 रुपये एक दुकान की गले से चोरी करने का भी है। आरोप लगाना बहुत आसान है, FIRs करना, भाई सरकार है आपकी, पुलिस है आपकी, और यूपी की पुलिस तो जो गुल खिला रही है वो दुनिया के सामने है। अब्दुल्ला जी, आप पर सबसे बड़ा आरोप है कि आपने बर्थ सर्टिफिकेट जो बनवाया वो कई बनवाए, कई गलत उसमें आपने अपनी जन्मतिथि बना दी। मैं आपको एक बात कहूँ, आप हैं, अभी हम लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे थे, अगर कोई भी क्राइम होता है तो उसके पीछे उसका एक मोटिव होता है कि मेरा अगर आपसे झगड़ा हुआ है तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई बात हुई होगी जो झगड़ा होगा, उसकी कोई बिना वजह तो मैं आपसे झगड़ूंगा नहीं। अगर मैंने इस बात को कई बार कहा कि क्या ऐसा मुमकिन है, जो मेरे अखिलेश जी से संबंध है या जो मेरे पिता का इतना लंबा राजनीतिक सफ़र रहा है, क्या ये मुमकिन होता कि मैं 17 में तो टिकट मुझे मिलता और 22 में ना मिलता, और मैं मैं एक क्राइम करके एक ऐसी सीट से चुनाव लड़ता जहाँ पर समाजवादी पार्टी कभी नहीं जीती थी। मेरे सामने जो नवाब परिवार लड़ रहा था वो वहाँ से लगातार 5 बार के MLA थे। मेरे पास ऐसा कुछ करने की कोई वजह नहीं थी, क्योंकि मैंने बचपन से ये सारी चीज़ें देखी है, सियासत देखी है। आपके अगर किसी डॉक्यूमेंट में आपका नाम है, अगर उसमें स्पेलिंग गलत हो गई, कोई डिटेल गलत हो गई, आप उसे करेक्ट कराएंगे। वही ख़ता मैंने भी कर ली। अगर मैं गलत को गलत रहने देता तो शायद मेरे साथ ये नहीं होता।
और अगर मेरी बात में कोई सच्चाई ना होती तो शायद सर्वोच्च अदालत भी चुनाव के फैसले पर रोक न लगाती। और मैं आपको ये भी बता दूं, सुप्रीम कोर्ट के नोटिस इशू हो जाने के बाद भी उत्तर प्रदेश विधानसभा ने मेरी सदस्यता रद्द कर दी, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि ये मामला अभी हमारे सामने है और इस मामले को हम दोबारा सुनेंगे। मेरे पास कोई ऐसी वजह नहीं है कि मैं ऐसा कुछ करता। अब हाँ, अगर अब जैसे हम भैंस चोर बना दिए गए, बकरी चोर बना दिए गए, मुर्गी चोर बना दिए गए, वैसे ये भी एक मामला है। ये मुर्गी चोर, भैंस चोर, ये तो भैंस तो आपकी भी चोरी हुई थी एक बार, आप लोगों की खुद की भैंस जी चोरी जी हो गई। बिल्कुल, मैं आपका सवाल भी समझ रहा हूँ। बहुत से लोगों ने ये कहा कि साहब आपकी तो भैंसें चुड़ जाती थी तो सब लग जाते थे। मैंने उनसे यही बात कही आप ही के चैनल के एक प्रोग्राम में कि अगर वो भैंसें ना मिलती तो ये होता कि लो साहब आज़म खां की भैंसें चोरी हुई और मिली नहीं, ये लॉ एंड ऑर्डर है, और मिल गई तो ये हो गया कि लो साहब इनकी तो भैंस रामपुर की पुलिस तो भैंसें ढूंढ रही है, तो चित भी मेरी पट भी मेरी। तो मतलब कुल मिला के अगर देखा जाए तो जो नवाब परिवार लड़ रहा है उससे मुकाबला है कि नहीं आप लोगों का? 10 मार्च को लोग इस बात का जवाब देंगे आपको। लोकतंत्र में नवाब कौन है? पब्लिक। तो पब्लिक किसके साथ? 10 मार्च को पता चल जाएगा आपको। मैं कोई ऐसी बात नहीं कहूँगा जिससे ये जाहिर हो कि मैं बहुत कॉन्फिडेंस या ओवर कॉन्फिडेंस पे बात कर रहा हूँ, लेकिन 10 मार्च को लोग अपना जवाब खुद देंगे। रामपुर के नवाब ने 1857 जिसे हम म्यूटिनी कहते हैं या गदर कहते हैं, तो जब मेरठ से कुछ लोग आज़ादी की मशाल लेकर निकले मुल्क को आज़ाद कराने, तो आपको ये तारीख़ में बताना चाहूँगा ताकि पूरा देश जाने कि वो रामपुर रियासत थी जिसने अंग्रेज़ी फ़ौज के साथ मिलकर, ईस्ट इंडिया कंपनी की फ़ौज के साथ मिलकर उन लोगों को कत्ल किया था। अगर ये रामपुर के नवाब उस वक्त अपने मुल्क से गद्दारी नहीं करते, अगर ये लोग उस वक्त अपने मुल्क से गद्दारी नहीं करते, तो शायद हमारा देश 90 साल पहले आज़ाद हो गया होता। 90 साल पहले आज़ाद हो गया होता हमारा देश। तो ये इन्होंने कभी इस मुल्क के साथ कोई हिमायत नहीं करी, कोई हमदर्दी नहीं करी, जब बल्कि ये इस मुल्क को 90 साल ज़्यादा गुलाम रखने के लिए ज़िम्मेदार हैं। और ये बात मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं कह रहा। आप इलाहाबाद जाइए, वहाँ का सेंट्रल हॉल है, उसमें आपको दिखेगा कि रामपुर के नवाब को फ़र्जंद दिल पजीर और फ़र्जंद इंग्लिशिया का टाइटल मिला। आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि रामपुर के जो नवाब थे उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अंग्रेज़ों का साथ दिया था। जेल में गए हुए आज़म खां वोट के लिहाज से ज़्यादा मजबूत कर रहे हैं समाजवादी पार्टी को। देखिए, जेल में गए आज़म खां वोट के लिए मजबूत कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इसका जवाब पब्लिक दे सकती है, लेकिन ये भाजपा की सबसे बड़ी गलतियों में से एक है, सबसे बड़ी गलतियों में से। तो आप कह रहे हैं भाजपा को पछताना पड़ेगा? बिल्कुल, देखिएगा। पिछली बार समाजवादी पार्टी ने 3 सीटें जीती रामपुर की, इस बार कितनी जीतें? पिछली बार समाजवादी पार्टी के पास सिर्फ 4 सीटें थी, 1 सीट कांग्रेस को चली गई थी गठबंधन की वजह से। इस बार हम 5 सीटें जीतेंगे। देखिए, 5 सीट जीतेंगे, मजबूत जीतेंगे। ऐसा नहीं कि बहुत 4 में से 3 जीते थे। 4 में से 3 जीते थे 2017 में, जब ये कहा गया कि बीजेपी की बिल्कुल एक लैंडस्लाइड विक्ट्री है। उसके बाद करीबन 5 या 6 हमने नगर पालिकाएँ यहाँ जीती जब बीजेपी की गवर्नमेंट थी। उसके बाद पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, वो जीता। उसके बाद जब बाई इलेक्शन हुआ तब पूरे उत्तर प्रदेश में हर यहाँ पर जो जुल्म ज़्यादती हुई, उसके बाद भी समाजवादी पार्टी यहाँ बाई इलेक्शन जीती। ज़िला पंचायत के इलेक्शन हुए, समाजवादी पार्टी सबसे ज़्यादा मेंबरों के साथ नंबर 1 की पार्टी रही, और हमारे जो सदस्य थे उन्हें पोलिंग सेंटर से पहले उठा लिया गया और पुलिस और एसओजी की टीमें वोट डालने से उन्हें रोका और बेमानी से यहाँ अपना ज़िला पंचायत का अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख बनवाए। समाजवादी पार्टी और रामपुर का और आज़म साहब का एक ऐसा रिश्ता है जिसकी आपको बहुत आसानी से दूसरी कोई मिसाल नहीं मिलेगी। रणभूमि में आपने देखा अब्दुल्ला आज़म को, जो अपने नेता अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री नहीं प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, रणभूमि में उतरे हैं, जनता के बीच में, कभी गाड़ी से, कभी गलियों में, कभी गांव में, और साथ ही साथ कभी रामपुर की सड़कों पर जनता से वोट मांग रहे हैं, अपने लिए भी, अपने पिता के लिए भी और समाजवादी पार्टी के दूसरे प्रत्याशियों के लिए भी। आज
आजम खां के दिल में मुलायम सिंह की क्या जगह या स्थान रहा है? एक दूसरे के प्रति सम्मान, एक दूसरे के प्रति जो श्रद्धा, रिस्पेक्ट देखने को राजनीति में मिली, हमें कहीं दूसरी जगह बहुत कम, विरले देखने को मिलता। आजम खान ने अगर कुछ कह दिया नेताजी से तो वो बात पूरी हो गई, और अगर जिद कर लिया मुलायम सिंह यादव ने कि आजम भाई यही होना है, तो आजम भाई पीछे चले गए। कुछ कार्यकर्ता भी यहां बैठे हैं, नेता भी बैठे हुए हैं जो आजम खां को चाहने वाले हैं, साथ ही अखिलेश यादव को भी चाहने वाले हैं। ये ड्राइंग रूम है आजम खां का। एक और तस्वीर जरूर दिखाना चाहूंगा। ये दुर्लभ तस्वीरें हैं और दुर्लभ जगह है कि अगर आपको एंट्री ही नहीं मिलेगी आजम खां के इस बेडरूम में। MY समीकरण, जो समाजवादी पार्टी का सबसे डेडली कॉम्बिनेशन, यानी मुस्लिम यादव समीकरण के मुस्लिम फैक्टर के सबसे अगुआ, सबसे बड़े नेता का नाम आजम खां। और उन्होंने समाजवादी पार्टी की स्थापना के समय से ही जो भूमिका समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाने में, समाजवादी पार्टी को सींचने में, समाजवादी पार्टी को चरम पर ले जाने में, समाजवादी पार्टी को सत्ता में लाने में और मुलायम सिंह यादव को मुख्यमंत्री बनाने में जो उन्होंने भूमिका निभाई, ये दृश्य, ये वो पिक्चर्स है।